इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बाय विष्णु चैनल में आपका स्वागत है। 23 अगस्त 2018 शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है। पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन हल किए थे। अभी 26वां क्वेश्चन से देखते हैं। मैं आशा करता हूं पिछले वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। जिस तरह से आपके कमेंट्स मुझे मिले, लगता है आपको काफी पसंद आए थे। मैं और भी उनको आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं और अच्छी तरह से हल कराने का प्रयास करूंगा। 26वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रिक प्रेस जो अपने घरेलू काम में आती है, प्रेस जो होती है उसमें इस तरह का ये जो इधर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस तरह का उसमें हीटिंग एलिमेंट होता है। और ये जो वायर है, ये नाइक्रोम का इसमें वायर उपयोग किया जाता है। ये वायर नीचे देखो, इसमें आपको लिखा भी है माइका इंसुलेशन। ये जो नीचे लिखा हुआ है वो माइका इंसुलेशन है। उसके ऊपर हीटर कॉइल ये लगाई हुई है। हीटर कॉइल इसके ऊपर लगा करके और माइका के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि नीचे आपकी होती है सॉल्ट प्लेट होती है। सॉल्ट प्लेट जो आपके कपड़े के ऊपर हीट को ट्रांसफर करती है, उसके द्वारा ये हीट ट्रांसफर होती है सॉल्ट प्लेट के द्वारा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो माइका का जो मुख्य काम है, अगर हम इसको हटा दें यहां से, माइका इंसुलेशन है, इसको हटा दें और डायरेक्ट हीटर की जो स्प्रिंग है या कहेंगे घटक है, स्प्रिंग नहीं होगी यहाँ पर, घटक कहेंगे इसको। हीटर का जो घटक है इसको हम इसके ऊपर रख दें डायरेक्ट सॉल्ट प्लेट के ऊपर, तो उसमें करंट आएगा। तो मेन मुख्य काम तो इसका यही हो गया। इंसुलेशन के लिए इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पावर फैक्टर सुधारने का लिए इसमें कोई इंडक्टर होता नहीं है, तो का कोई काम नहीं है, तो इसलिए पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग नहीं होता है। प्रेरण तापन के लिए तो ये प्रेरण भट्टी है नहीं, और ये नाइक्रोम वायर से बना हुआ इसका हीटिंग एलिमेंट होता है। परावैद्युत तापन, हाँ मैं एक चीज बता दूं आपको, ये जो माइका होता है ये विद्युत का तो इंसुलेटर है, मतलब विद्युत को तो ये प्रवाह नहीं होने देता, लेकिन ये हीट के लिए अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब हीट ट्रांसफर अच्छी तरह से करता है। ये हीट के लिए अच्छा है माइका जो है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। हीट ट्रांसफर अच्छी तरह से करता है और इंसुलेशन का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यदि चल लोहे उपकरण को एक अमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है, तो कॉइल में पतली तार के टर्न्स की कम संख्या होती है, मोटी तार के टर्न्स की कम संख्या होती है, और पतली तार के टर्न्स की अधिक संख्या होती है, मोटी तार के टर्न्स की अधिक संख्या होती है, ए तथा बी। तो क्वेश्चन नंबर 27वां है ये। इसमें देखते हैं, तो आपका जो चल लोहे मीटर होता है, पहली बात तो एम्पियर मीटर अगर आप बात करें, एम्पियर मीटर में पतला तार काम में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पतला तार काम में नहीं आएगा, तो पतला तार ये दोनों, इनको हम यहां से अलग कर देते हैं। ये सी और ये तो होंगे नहीं, पतला तार इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों नहीं होंगे। अब बात करते हैं मोटी तार की। तो मोटी तार और कम संख्या और मोटी तार अधिक संख्या। आपने अब तक पढ़ा होगा, देखो जैसे कंपाउंड मोटर है आपकी, कंपाउंड मोटर में दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है शंट वाइंडिंग और एक होती है सीरीज वाइंडिंग। तो इसमें आपने पढ़ा होगा मोटा वायर और कम चक्र, कम टर्न, ये पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर बात करें हम कंपाउंड मोटर में, तो मुख्य वाइंडिंग होती है शंट वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग पर कोई इसका प्रभाव, मतलब सीरीज जो वाइंडिंग है वो मुख्य वाइंडिंग नहीं है। मेन जो फ्लक्स होता है वो शंट वाइंडिंग, ये तो एक सहायक वाइंडिंग के तौर पर है। कंपाउंड मोटर जो आपका जनयंत्र है या मोटर है जो भी है,
तो विभेदी और संचयी बनाने के लिए जनित्र मान लेते हैं, तो जनित्र को विभेदी और संचयी बनाने के लिए काम में आती है सीरीज बाइंडिंग है। तो मुख्य बाइंडिंग कौन सी हो गई, उसमें शंट बाइंडिंग हो गई। तो मोटे तार की अधिक संख्या और कम संख्या की बात करें तो इसमें कम संख्या वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एमआई उपकरण है इसमें दो कॉइल होती है इस तरह से, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इन दो कॉइलों के बीच में एक लोहा घूमता है। एमआई उपकरण जो होता है चल लोहे उपकरण मतलब मूविंग आयरन। तो कुंडली के बीच में ये मूविंग आयरन मतलब आयरन मूव करता है, तो उसके लिए कम चक्र, जैसे 2-4 चक्र लगाने से नहीं है, उसमें पर्याप्त चक्र होंगे, पर्याप्त चुंबक उसमें बनेगा, तब जाके वो आपका ये मूव करेगा। तो हमको इस चीज को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि इसमें कम चक्र यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे अधिक मोटी तार के। मोटी तार किस लिए, क्योंकि ये करंट को अच्छी तरह से बहा सके आई को, और अधिक संख्या इसलिए क्योंकि उसमें पर्याप्त चुंबक बन सके। इसलिए हम कह सकते हैं ये इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये एम्पियर मीटर है, इसमें मोटी तार की अधिक संख्या जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है स्थायी चुंबक, एक स्थायी चुंबक चल कुंडल, इसको कर लेते हैं पीएमएमसी। पीएमएमसी मापी है ये, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, स्थायी चुंबक चल कुंडल कॉइल। उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके सीधे समानुपाती होता है, तो डीसी मोटर के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत होता है इसका। जो आपके डीसी मोटर मान लो चाहे इसको मान लो, तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत के चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत इसका होता है विक्षेपण का। तो टी समानुपाती आपने पढ़ा होगा, टी समानुपाती आई ए फाई एस एच, मतलब आर्मेचर धारा और शंट फ्लक्स। तो यहां पर बात करें, ये मैंने इधर एक आपको चित्र बना के दिखाया, ये पीएमएमसी मापी का चित्र है। ये आपकी मूविंग कॉइल है और ये इसका स्क्रू हो गया, ये स्प्रिंग हो गई, और ये एस ध्रुव है, ये एन ध्रुव है, और ये इसका मतलब वो है एक तरह से ये कोई उसका एल्यूमिनियम का एक तरह से वो है इसका, वो एल्यूमिनियम का इसलिए लेते हैं आपकी जो लॉसेस कम के लिए, इसको लॉसेस कम के लिए एल्यूमिनियम का लेते हैं इसको। और ये बाइंडिंग हो गई। तो अब बात करें इसकी कि ये विक्षेपण टॉर्क, यहाँ थे, तो टॉर्क की बात करें तो टॉर्क किसके समानुपाती होता है, टी समानुपाती आई एफ आई। फ्लक्स चाहिए और हमें आर्मेचर धारा चाहिए, तो इसमें ये शंट फ्लक्स है इधर वाला, और ये आर्मेचर, इसकी जो कॉइल है ये आर्मेचर मान लेते हैं इसको। तो वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व, अब ये जो विक्षेपण, ये जो आपका पॉइंटर है, ये किसके समानुपाती विक्षेप देगा, तो फ्लक्स घनत्व, ये फ्लक्स की बात हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स घनत्व, वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व भी होना चाहिए। तार के टर्न्स की संख्या, अगर टर्न्स की संख्या अधिक होगी फिर भी फाई बढ़ेगा आपका, फिर वहां भी कॉइल क्षेत्र, अगर कॉइल का क्षेत्र बढ़ जाएगा तो भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। और फिर कह रहा है कॉइल में होकर गुजरने वाला करंट, ये आई ए, अगर ये भी बढ़ेगा तो भी आपका जो विक्षेपण टॉर्क है वो अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं टी समानुपाती आई एफ आई एस एस से हमें पता चल रहा है कि सभी आपके ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इन सब में इसका आंसर आ जाएगा, ई ऑप्शन इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी चुंबक को गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल, ये इसका स्केल देखिए यहाँ पर, देखो ये एक तो होता है नॉन यूनिफॉर्म और एक होता है यूनिफॉर्म। तो ये जो पैमाने आपके होते हैं, एक तो स्थायी चुंबक वाला और एक चल स्थायी लोहे वाला, सॉरी वो चल लोहे वाला। चल स्थायी चुंबक भी हो गई, इसकी ये बात कर रहा है पीएमएमसी। और दूसरा होता है चल लोहे। तो चल लोहे का जो पैमाना होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और इसका जो होता है पैमाना पीएमएमसी मापी का वो होता है यूनिफॉर्म, मतलब शुरुआत से एंड तक को एक जैसा ही होगा। और यूनिफॉर्म, जो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है शुरुआत में तो वो सघन होता है इस तरह से, और फिर धीरे धीरे वो इस तरह से होता चला जाता है ऐसे। तो ये इसका जो बल होता है वो M1 M2 होता है।
तो इसलिए ये F जो इसका विक्षेपण बल लगता है तो ये M1 ध्रुव होते हैं, तो ये वर्ग के समानुपाती हो जाता है, धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाता है, इसलिए शुरुआत में सघन और बाद में बिखरा हुआ रहता है। किसमें? चल लोहे में। लेकिन पीएमएमसी में सीधे F जो होता है वो I के समानुपाती होता है, क्योंकि ये तो परमानेंट रहती है, फिक्स रहती है, उसमें दो ध्रुवों के बीच में लोहा घूमता है, तो M1 बटे M1 इंटू M2 लगता है उसमें सूत्र, और इसमें लगेगा F बराबर I, क्योंकि इसमें सीधा धारा के समानुपाती होता है। उसमें दो बल की, इसमें देखो यहाँ पर इधर भी चुंबक है और इधर भी चुंबक है, तो इसमें इसलिए यहाँ पर F बराबर I हो गया, यहाँ पर T बराबर I हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, बल जो है वो दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं M1 और M2, उनके अनुसार लगता है। तो चल लो, और फिर इसमें कोई करंट प्रवाह वाली युक्ति नहीं घूम रही है जो चल लो मामले में, उसमें लोहा घूम रहा है, तो इसलिए ये सूत्र लगता है। इसमें आर्मेचर की तरह काम करता है, डीसी मोटर की तरह, तो इसलिए यह कह देंगे कि इसमें धारा के समानुपाती होता है सीधा ही। और अगर बात करें जो आपकी सीरीज मोटर होती है उसमें टी समानुपाती IA स्क्वायर होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग और उसका आर्मेचर दोनों से श्रेणी में होते हैं, तो IA और I ऐसी दोनों गुना हो जाता है, तो इसलिए IA स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि स्थायी चुंबक जो होता है गतिशील कॉइल, स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल वही हो गया PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण का स्केल होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और चल लोहे उपकरण जो आपका होता है उसका नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो दो ध्रुवों के बीच में एक लोहा घूमता है, इसलिए ये सूत्र लगता है उसमें F बराबर M1 M2 वाला। और इसमें ये स्थायी चुंबक के बीच एक संट वो हो जाती है आपकी संट मोटर में, संट मोटर की तरह ये काम करता है, इसलिए इसका यूनिफॉर्म, और ये इसमें ये सूत्र लगता है, इसलिए इसका चल लोहे का हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें उत्तर कौन सा है आपका? ए, यूनिफॉर्म। तो हम ध्यान रखेंगे PMMC जो मापी उपकरण है उसमें स्केल जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक, इसमें क्या है? गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरण को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए इसको इधर देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे करके। ये जो है आपका यही है, इसी की बात कर रहा है ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल आपका उपकरण है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका कॉइल है इसके अंदर एक यहां पर एक कॉइल लगा दी जाती है अलग से, ठीक है। और इस कॉइल के आसपास देखो ये फ्लक्स मीटर की बात कर रहा है। फ्लक्स मीटर का मतलब है फाई को प्रदर्शित करना, किसी कंडक्टर में या किसी कॉइल में फ्लक्स है या नहीं है उसकी उपस्थिति दर्ज करना, उसकी ध्रुवता दर्ज करना, वो फ्लक्स मीटर का काम होता है। तो गतिशील कॉइल मतलब PMMC चुंबक उपकरण है को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें क्या करते हैं, ये जो आपकी नियंत्रक स्प्रिंग है उसको निकाल देते हैं इसमें से, और ये फ्री हो जाता है। फिर तो फ्री होने की वजह से ये अब कहीं पे भी रुक सकता है। ये इसको इसीलिए रखते हैं। इसको नियंत्रक स्प्रिंग का काम क्या होता है कि जैसे इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होती, आपकी मूविंग कॉइल में कोई धारा प्रवाह नहीं होती, तो ये शून्य पर आ जाए। लेकिन अभी क्या करेंगे, इसको फ्री कर देंगे। तो फ्री करने पर जैसे इसके पास हम कोई यहाँ पर कोई दूसरी कुंडली जिसमें फ्लक्स है वो ले जाएंगे, इसमें फाई है, तो ये फाई इस पर टकराएगा तो इसमें आई प्रवाह होगी। क्या प्रवाह होगा? इसमें आई प्रवाह होगी। ये यहाँ पर कोई कुंडली है, इसमें अगर आपका फाई फ्लक्स है, ये फ्लक्स इसमें टकराएगा तो यहाँ पर इसमें धारा प्रवाह होगी आई। किस कारण से? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से। किसी किसी कुंडली के पास में अगर, या फिर कह सकते हैं इस फ्लक्स को इधर लेके जाएंगे, ये फ्लक्स इसमें जाएगा तो उसमें कटेगा, और कटेगा तो छेदन होगा तो इसमें आई प्रवाह होगी, और वो आई सीधी इसके अंदर प्रवाह होगी, तो ये विक्षेपण देगा। अब ये इधर प्लस है और इधर माइनस है, अगर इसकी ध्रुवता के अनुसार जाएगा तो क्लॉकवाइज दे देगा, अगर ये ध्रुवता के विपरीत होगा तो एंटी क्लॉकवाइज दे देगा। तो इसलिए इसके क्या करते हैं हम, नियंत्रक स्प्रिंग को निकाल देते हैं। इसको सर्च कॉइल कहते हैं इसको।
ये सर्च कॉइल होती है, इसका याद रखना। तो सर्च कॉइल लगा देते हैं, उसमें धारा प्रवाह होती है। जैसे ही इसकी ध्रुवता का अनुसार होती है क्लॉकवाइज, और अगर ध्रुवता विपरीत है तो एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे इसके पास फ्लक्स पहुंचेगा तो फ्लक्स की उपस्थिति दर्शा देती है। तो हम क्या करेंगे, पीएमएमसी मापी जो है आपका, उसमें से हम क्या करेंगे, इसका जो नियंत्रक स्प्रिंग को है उसको निकाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फ्लक्स मीटर के रूप में प्रयोग तो किया जा सकता है। निम्न प्रतिरोध संट का प्रयोग करके, संट तो आपको पता हो एम्पियर मीटर के लिए होता है। एम्पियर मीटर अगर बनाना है, एम्पियर मीटर का मान बढ़ाना है तो संट प्रयोग लगाते हैं। उच्च प्रतिरोधी संट, उच्च प्रतिरोधी संट का तो कोई मतलब ही नहीं है। उच्च सीरीज प्रतिरोध, ये आपको पता है वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लगाते हैं। पीएमएमसी के श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर की जो रेंज है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग लगाते हैं, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 31, नीचे ले लेता हूं मैं इसको। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मेगर प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपको पता ही होगा मेगर का उपयोग क्यों लिया जाता है। उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। उच्च प्रतिरोध मेगा ओम में प्रतिरोध हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निम्न, 3 भागों में बांट रहा है प्रतिरोधों को, निम्न प्रतिरोध और मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध। तो ये यहां से होता है 1 ओम तक, 0 से 1 ओम तक, और ये होता है 1 ओम से 10⁵5 ओम तक, और ये होता है 10⁵5 ओम से अधिक। ये तो उच्च प्रतिरोध में आ जाता है। ये तो उच्च प्रतिरोध में आपको ये मेगा ओम लगभग हो गया, तो मेगर का प्रयोग किया जाता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न प्रेरकत्व, तो प्रेरकत्व और आपका ये धारिता, उच्च प्रेरकत्व निम्न प्रेरकत्व धारिता मापने के लिए अगर आपको पता हो तो एलसीआर नामक एक उपकरण होता है। एलसीआर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रजिस्टर तीनों को माप देता है वो। तो ये है निम्न प्रतिरोध मापने के लिए संट प्रयोग किया जाता है। ये जो निम्न प्रतिरोध, संट प्रतिरोध, ये जो आपके ओम मीटर होते हैं ना, ये भी ओम मीटर भी 2 प्रकार के होते हैं, अगर आपने निम्न पढ़ी होगी तो। संट मीटर हो गया और एक हो गया आपका दूसरा है संट मीटर के बाद में सीरीज से। 2 प्रकार के ओम मीटर होते हैं। तो ये जो मध्यम मान का 1 से, इसके लिए 1 से 10⁵5 के लिए तो सीरीज काम में आता है, और 0 से 1 के लिए काम आता है आपका संट। तो और ये आपका वो भी होता है, क्या कहते हैं उसको, व्हीट स्टोन ब्रिज, वो भी इस बीच वाले के लिए काम में आता है इसके लिए। और मेगर जो होता है वो उच्च के लिए काम में आता है, 10⁵5 मेगा ओम, 10 में, और टेरा ओम, गीगा ओम हम आते रहते हैं, इसको हम भी उपयोग में लेते रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको ये तीनों का पता चल गया। एलसीआर नामक उपकरण के लिए और भी कई उपकरण होते हैं, आप उससे उपयोग ले सकते हैं इनके लिए। तो आपको ध्यान रखना उच्च प्रतिरोध मेगर से। यदि ध्रुवों की संख्या 4 और 300 आरपीएम की गति है तो एक सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति क्या होगी। तो सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति ले लेते हैं। सूत्र होता है आपका F बराबर PN/120। इसको आप इस तरह से याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पोलों के और घूर्णन गति के समानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी। तो F बराबर PN/120 से आ जाएगा, ये आपका 4 × 300/120। तो ये हो जाएगा, ये इससे काट लो इसको, ये आ जाएगा 10, 12 से 12 कट जाएगा, ये 4 × 12, तो ये 10 Hz आ जाएगा इसका। तो कौन सा है 10 Hz? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर जा रहा है भाई, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। 6 ध्रुव सिंक्रोनस, कई बार पढ़ाया है मैंने क्लास में भी। 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमण में से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिक डिग्रीज की संख्या क्या होगी। देखो ये मैंने एक चित्र सेट किया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये इस तरह से, इसमें ये 4 पोल है, 1 2 3 4, 4 पोल होते हैं ये। अगर आपको पहले से ऐसा हो, आमने सामने के नहीं होते हैं ये,
इस साइड वाला होता है, फिर इसके साइड वाला, फिर इसके साइड वाला, ऐसे होता है, ये एन ऐसे एन ऐसे इस तरह से इसके होता है। तो ये कह रहा है कि एक चक्कर ये घूमे कोई चालक इसके यहां से इस तरह से एक चक्कर घूमे, तो इलेक्ट्रिक डिग्री, मैकेनिकल नहीं, अगर मैकेनिकल की बात करते हैं, मैकेनिकल की बात करें तो ये 10 पोल हो 2 पोल हो 360 ही हो जाएगा, मैकेनिकल के लिए तो 360 डिग्री होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए बात कर रहा है तो अगर इसमें 4 पोल हैं, दो पोल होते तो हो जाता है वो 360, है ना, और 4 पोल हो गए तो ये हो जाता आपका 720 है। लेकिन अभी 6 कह रहा है तो इसमें 360 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 0,8 डिग्री है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये जितने पोल, 2 पोल 360, एक साइकिल निकल गई ना इलेक्ट्रिक डिग्री यहां तक निकल गई, फिर 2 4 हो गए थे यहाँ हो गई, तो अगर ये और होते तो ये इस तरह से ऐसे आ जाती है, ये देखिए तो हो गए ना। अभी एक रेवोल्यूशन 4 पोल के लिए, फिर ये बढ़ के यहाँ आ जाता, फिर इसको कह देते हैं एक रेवोल्यूशन 1080, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। समझने की चीज है, ये पेपर हल करने से कुछ नहीं होगा, पेपर तो आप पढ़ते जाओ, हल कितने भी हल करते जाओ, पेपर हलने से कुछ, ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए अच्छी तरह से। 10,000 क्वेश्चन 20,000 कर लो, हल करने से क्या होगा जब ये चीज समझ में नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ये आपका, ये मैंने एक लगाया, इधर एक चित्र लगाया है ये वाला, जो कह रहा है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जाता है। तो ये देखिए, दाएं हाथ का जो नियम है वो प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए काम में आता है। ये आपको अच्छी तरह से, एक होता है बाएं हाथ का नियम, वो घूर्णन दिशा, देखो एक होती है मोटर और एक होता है जनित्र। तो जनित्र से हमें क्या चाहिए? काम की चीज जो बाहर निकल के आ रही वही तो। जनित्र से क्या चाहिए हमें? जनित्र से ही चाहिए ईएमएफ, या कह देंगे करंट। मोटर से क्या चाहिए हमको? यांत्रिक ऊर्जा है, या फिर कह देंगे घूर्णन गति, घूर्णन दिशा। तो यांत्रिक ऊर्जा, घूर्णन दिशा, तो ईएमएफ या करंट। तो मोटर और जनित्र ये 2 तरह के इसके वो हो गए, 2। इसका एक होता है बायां हाथ और एक होता है दायां हाथ। तो दायां हाथ तो होता है ईएमएफ या करंट की दिशा के लिए, और बायां होता है घूर्णन दिशा या यांत्रिक घूर्णन के लिए। घूर्णन दिशा है इसमें चालक की घूर्णन दिशा के लिए बायां हाथ, और दायां हाथ होता है ईएमएफ के लिए। बाकी जो अगर इसकी बात करें, ये जो आपकी तर्जनी है ये फ्लक्स की दिशा बताती है दोनों में ही, और ये जो अंगूठा है आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये रोटेशन बताता है, और ये आपका बताता है ईएमएफ की दिशा। अब इसमें जैसे अगर मोटर है तो मोटर में तो इधर से ईएमएफ दे देंगे या वोल्टेज दे देंगे, फिर आपका फ्लक्स भी मिल जाएगा, फ्लक्स की दिशा इस तरह से हो गई, और चालक इसका आपका इस तरह से घूमने का लग गया। किसके लिए? मोटर के लिए। बाएं हाथ में होगा, पर ये दाएं हाथ में नहीं है, ये दाएं हाथ है, लेकिन बाएं हाथ की मैं कह रहा हूं उसमें उल्टा हो जाएगा, इस तरह से देंगे। ये बाएं हाथ में भी अगर हम इधर सप्लाई देंगे तो ये फ्लक्स बन जाएगा और ये घूर्णन दिशा हो जाएगी, बाएं हाथ के लिए, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन दाएं हाथ की बात करें तो हमने पहले क्या चाहिए हमें? यांत्रिक ऊर्जा। तो हमने क्या किया? पहले चालक को घुमा दिया, फिर उसमें फ्लक्स आपका अपशिष्ट चुंबकत्व रहता ही है, तो अपशिष्ट चुंबकत्व से ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये हो गई, और तो ये इधर से आपका ये क्या निकल जाएगा? ईएमएफ बाहर आ जाएगा, है ना। तो आप बाएं हाथ नियम पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या है कि अंगूठा ही चालक की दिशा बताता है, और जो तर्जनी है आपकी वो आपकी बताती है क्या? फील्ड की दिशा, और जो मिडिल फिंगर है या कहते हैं आपकी जो दूसरी उंगली है वो करंट की दिशा ही बताती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दाएं हाथ है वो प्रेरित ईएमएफ की दिशा के लिए है, और बाएं हाथ है वो घूर्णन दिशा के लिए मोटर में, और ये है जनित्र में। देखो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बिजली जनित्र के लिए दाएं हाथ और मोटर के लिए बाएं हाथ। तो प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता पे ध्यान नहीं देंगे हम, ईएमएफ की दिशा,
प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवीयता, इस पे को भी करके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको ये सही है आपकी दिशा। ठीक है, ध्रुवता तो जैसे आपका वो प्रेरित ईएमएफ जो होता है उसको वो कौन सा होता है, इसके लिए इस पर चर्चा कर ले। वो तो एसी होता है ना भाई, एसी ईएमएफ होता है तो उसमें ध्रुवता कहाँ से हो गई, एसी है वो तो। डीसी कम्यूटेटर के पास आएगा, उसके बाद में कम्यूटेटर तो करता है एसी को डीसी। कम्यूटेटर देखो परिवर्तक, तो कहते हैं उसको दिक् मतलब डीसी परिवर्तन, डीसी में परिवर्तन करने वाले को दिक् परिवर्तक कहते हैं। कम्यूटेटर भी तो एसी को डीसी में करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो ये चित्र कैसा लगा, अच्छा लगा ना। अगला देखो, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं। इसमें इस जो पेपर है इसमें एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, इसमें मैंने कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं किया है। आप और भी कोई पेपर देखेंगे और कई गुरुजियों ने हल करा रखे हैं, उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन ही गायब कर दिए, अपने हिसाब से लिख लिए। लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत तो लगी मुझे, लेकिन पूरे क्वेश्चन क्रम वाइज क्वेश्चन है इसमें कोई भी क्वेश्चन हटाया नहीं है, और भी क्वेश्चन है उसे तुलना करना है इसमें। मैंने मेरा 100% देने की कोशिश की है इसमें। तो अभी देखते हैं 35वां। एक अल्टरनेटर के रोटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग्स कितने होते हैं। तो अल्टरनेटर आपके देखो कई प्रकार के होते हैं, हम ये ऐसे नहीं ऐसे सीधा निशान लगा के और चलेंगे। देखो आपका एक होता है, अल्टरनेटर की बात कर दिया आपने, सिंपल अल्टरनेटर। एक उसने कह दिया कि 3 फेज स्टार आर्मेचर घूर्णन, राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। 3 फेज स्टार संयोजित आर्मेचर घूर्णन, और एक होता है 3 फेज डेल्टा आर्मेचर रोटेटिंग आर्मेचर घूर्णन। एक हो गया 3 फेज स्टार क्षेत्र घूर्णन, और एक हो गया आपका सिंगल फेज क्षेत्र घूर्णन। इन चारों के बारे में देखो। देखो अगर आप ये 3 फेज स्टार जो आपका है, अगर ये आर्मेचर घूर्णन है तो इसमें 4 स्लिप रिंग चाहिए। आप कितनी चाहिए, 4। क्यों, 3 तो फेज के लिए और 1 न्यूट्रल के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आर्मेचर घूर्णन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या घूर्णन कर रहा है, आर्मेचर घूर्णन कर रहा है यहाँ पे। तो 3 फेज इसमें ये आर्मेचर लगा दिया इसमें। लेकिन बात करें डेल्टा के लिए, तो डेल्टा में न्यूट्रल तो होता ही नहीं है, तो इसमें कह देंगे 3 स्लिप रिंग हो जाएंगी। ये डेल्टा संयोजन के लिए आर्मेचर घूर्णन, इसके लिए 3 स्लिप रिंग, और 4 किसके लिए हो जाएंगे, स्टार आर्मेचर रोटेटिंग के लिए। अब कह रहा है 3 फेज स्टार क्षेत्र घूर्णन। क्षेत्र घूर्णन अगर इधर घूमेगा क्षेत्र, तो क्षेत्र के लिए तो एक तो प्लस के लिए और एक माइनस के लिए 2 स्प्रिंग चाहिए। तो और दूसरा सिंगल फेज क्षेत्र घूर्णन, तो उसके लिए भी 2 चाहिए, तो उसके लिए प्लस माइनस। और सामान्यतः अगर बात करें, सामान्यतः जो होता है वो क्षेत्र घूर्णन ही होता है, इसलिए हम सीधा ही कह देते हैं 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर वो आपसे कहे 3 फेज स्टार संयोजित आर्मेचर घूर्णन अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंगों की आवश्यकता होगी, तो वहां पर आपको लिखना है 4 संयोजन। 3 फेज डेल्टा संयोजित आर्मेचर घूर्णन में कितने स्लिप रिंग चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। ये सारी चीजें आप निम्न में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगी। और मेरा सजेशन तो यही है कि निम्न पढ़ो, सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा चुटकियों में। मेरा भी हुआ है, आपका भी हो जाएगा। मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं अपने उससे कह रहा हूँ, मतलब एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। बहुत अच्छी किताब है निम्मी की, तो उनको आप पढ़िए, उससे ज्ञान भी मिलेगा और आपको सिलेक्शन होने में आपको पता ही नहीं लगेगा कब सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसमें मेहनत लगती है, हिंदी इंग्लिश साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कौन सा कथन है, यह स्टेटर से आपूर्ति लेता है। स्टेटर से आपूर्ति लेता है किसके लिए, एक्साइटेशन के लिए, एक्साइटेशन के लिए लेता है भैया। चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है, ये भी सही है।
एसी और डीसी दोनों उत्पन्न करता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये केवल एसी उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक तो प्रत्यावर्ती ही प्राप्त करेगा, तो ये एसी डीसी नहीं करेगा। इनकी आर्मेचर स्थिर होता है, आर्मेचर बिल्कुल स्थिर ही होता है सामान्यतः। यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है इसका? ये बी वाला ऑप्शन आपका गलत है इसमें, तो इसका इसके ऊपर यहाँ पर लग जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 37वां है ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होगा ही नहीं, ये तो कोई जैसे आपका स्थिर विद्युत से अभिप्राय है, किसी वस्तु की सतह पर अगर कोई जो विद्युत आवेश निर्मित होता है, हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव। जैसे आपके बाल कभी जब भी खड़े हो जाते हैं, या फिर कभी आपको झटका भी लगता है किसी को, किसी उपकरण को पकड़ने पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रभाव के कारण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण, हाँ ये हो सकता है, यही है, हो सकता है। अगला होगा तापन प्रभाव, जो हीटर में होता है। रासायनिक प्रभाव सेल में होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रभाव, ये भी इसका नहीं है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आप ये कहेंगे कि अब इसमें तो इंडक्शन जो मोटर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तो आपका उसमें होता है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो होता क्या है इसमें, मैं आपको बताऊं। ये आपको स्टेटर है और इसके अंदर रोटर है। यहां पर एक कुंडली लगा देते हैं, रोटर में होती है छड़, रोटर में छड़ होती है, इस तरह से होता है आपका रोटर। ये रोटर में इस तरह से छड़ होती है, ये ऐसे इस तरह से। तो क्या है, अगर एक चीज देखी जाए तो ये विद्युत चुम्बकीय जो खिंचाव सिद्धांत है, जो कोई भी घूर्णन उपकरण जो होता है आपकी, ये मोटर घूर्णन करती है, तो विद्युत चुम्बकीय खिंचाव सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय खिंचाव सिद्धांत पर काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि किसी चुम्बकीय क्षेत्र के मध्य रखा विद्युत धारावाही चालक, मतलब इस चालक में आई प्रवाह होनी चाहिए और ये क्षेत्र ऊपर होना चाहिए। मतलब क्षेत्र के बीच में अगर धारावाही चालक घूर्णन करेगा, कब? जब इस चालक में धारा प्रवाह होगी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा विद्युत धारावाही चालक एक घुमाव बल महसूस करता है, जिसके कारण वो घूम जाता है। ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत है। लेकिन ये इस एसी मोटर में, इंडक्शन मोटर एसी मोटर है, तो एसी मोटर में जैसे हम यहाँ पर 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देने पर एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र इसमें बन जाता है। अब ये रोटर है, इसमें तो कोई सप्लाई हम देते ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई देते हैं हम सिर्फ वो उसमें जो आपकी होती है, ये बना के देखते हैं इस तरह से, आपने कोई चित्र देखा होगा। ये शंट मोटर है मान लेते हैं, आप मान लेते क्या है ही। तो यहाँ फाई एस एच और फाई, इधर से भी धारा ये प्लस दे दिया, इधर इसमें से भी धारा प्रवाह हुई, आई हो गई और ये आई हो गई। तो यहाँ फाई के बीच में अगर ये आर्मेचर धारा देते हैं इसको, तो ये घूर्णन पैदा करता है। लेकिन ये रोटर में तो हम कोई धारा दे ही नहीं रहे। क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट के कारण जब ये पल्सेटिंग एसी प्रकार का इस तरह से एसी प्रकार का ये फ्लक्स है इस रोटर पर टकराता है, तो इस रोटर में ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। और ईएमएफ प्रेरित हो जाता है क्योंकि इसकी ये छड़ शॉर्ट सर्किट होती है इधर से और इधर से। तो शॉर्ट सर्किट होने पर इन छड़ों में एक आई प्रवाह हो जाता है, तो वो सेम इस आई की तरह इसमें भी आई प्रवाह होगा। तो आई प्रवाह होने के कारण ये घूर्णन करने लग जाता है। और वो किस कारण हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण ही हुआ। इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रभाव भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट के कारण भी वो होता है। ये भी ट्रांसफॉर्मर का भी मूल सिद्धांत क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं उसको, लेकिन मूल सिद्धांत की जो बात आ जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण ही है उसका भी। तो ये सारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगी। निम्न में से कौन सा अनएक्साइटेड सिंगल फेज मोटर है? अनएक्साइटेड इसलिए कहा है इसको
कि ये इसका जो सिंक्रोनस मोटर है उसके इसमें दो सप्लाई देते हैं, इसको तो डीसी देते हैं और इसको देते हैं एसी। तो सिंक्रोनस मोटर क्या किसे कहते हैं? किसी थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है, थ्री फेज मोटर होती है, उसका रोटर यदि उसके घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र जिस गति पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसी गति पर अगर रोटर घूम जाए तो इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये निम्नलिखित में से एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज मोटर सिंक्रोनस कौन सी है? तो अनएक्साइटेड मतलब है इसके रोटर को कोई सप्लाई नहीं दी जाती, लेकिन थ्री फेज में तो दी जाती है डीसी सप्लाई। तो रिलक्टेंस मोटर इसमें क्या नाम है होती है, रिलक्टेंस मोटर की कहा गया है इसमें। और रिलक्टेंस मोटर की बनावट मैंने इसमें आपको बता रखी है, साइड में देखो इधर ये दिख रही है आपको, ये देखिए ये इस तरह से आपकी रिलक्टेंस मोटर होती है। ये इसमें देखो ये कॉइल है, ये स्टेटर है, ये रोटर है। रोटर अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेटर के जो पोल हैं उनसे रोटर का पोल है वो कम होते हैं, है ना। इसमें क्या है, इसमें कोई एक्साइटेशन नहीं है, इसके रोटर में कोई एक्साइटेशन नहीं है। ये रिलक्टेंस मोटर होती है, इसमें इसके रोटर में कोई एक्साइटेशन नहीं है। और ये सिंक्रोनस मोटर होती है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उस गति पर इसका रोटर घूमता है, ठीक है। तो ये हमको इसमें ध्यान रखना है। अब अगला कह रहा है रिपल्सन मोटर हो गई, सीरीज मोटर। रिपल्सन मोटर तो इसमें है ही नहीं, रिपल्सन मोटर में तो यहाँ पर वो लगाते हैं, आपको पता हो तो ब्रश लगाते हैं रोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट करने के लिए। सीरीज मोटर तो है ही नहीं, अनएक्साइटेड। इसका दोनों जो क्या नाम है, रोटर भी आर्मेचर भी और इसकी फील्ड वाइंडिंग दोनों को सप्लाई देते हैं। यूनिवर्सल और सीरीज तो एक जैसी होती है लगभग, इनका कुछ चेंजिंग करते हैं, एसी डीसी दोनों पर काम करती है। फिर यूनिवर्सल एसी सीरीज मोटर भी तो कहते हैं यूनिवर्सल को, तो दोनों पर काम करती है। तो इसमें ये है आपका क्या नाम है रिलक्टेंस मोटर, ये अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। और इसके बारे में और अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। हाँ, इसमें इसके जो पोलों की संख्या है वो रोटर के पोलों की संख्या से अधिक होती है, इसको आप ध्यान रखो। इसमें देखो 4 ही है रोटर में, जो इसका समुन्नत प्रकार का ये होता है, मतलब उठे हुए हैं इस तरह से वो है ना। इसका जो रोटर है इस तरह का बना होता है, रोटर में ये पोल है इसके स्टेटर पोल से कम होते हैं। इसका ये जो मुख्य चीज है वो ध्यान आपको रखनी है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, ये रहा। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से खाली जगह के लिए उपयोग होती है। तो डैम्पर वाइंडिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए है। एक तो कह रहा है हंटिंग दोष को दूर करने के लिए, हंटिंग को रोकने के लिए हो गई डैम्पिंग वाइंडिंग। और दूसरी स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर में, सिंक्रोनस एक सेल्फ, भाई सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट तो होती नहीं है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। इंडक्शन स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन के द्वारा पहले उसको स्टार्ट कर देती, धीरे धीरे गति उसकी प्राप्त कर लेती है। तो स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए भी ये काम करती है आपकी सिंक्रोनस मोटर में। हंटिंग दोष दूर करने के लिए, दूसरा स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए इसमें काम आती है। तो ए और बी इसमें सही है। शोर स्तर नहीं है, एडी करंट ये भी नहीं है। आपने ये तो पढ़ा होगा अच्छी तरह से कि इस इंडक्शन स्टार्ट सिंक्रोनस मोटर तो वही है, ये डैम्पिंग वाइंडिंग ही काम में ली जाती है इसमें, हंटिंग रोकने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, दोनों के लिए काम आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल खाली जगह द्वारा सीमित होती है। बिना लोड पर ही चल रही है, तो बिना लोड पर चलेगी तो बिना लोड पर, लोड तो है ही नहीं है, तो घर्षण किसका होएगा इसमें, वायु घर्षण हो जाएगा एक तो, और एक फ्रिक्शन जो आपको बेयरिंगों का और उसका होगा, दो ही तो होंगे। आर्मेचर प्रतिक्रिया तो काहे को, जब लोड नहीं होगा तो आर्मेचर में धारा नहीं होगी तो आर्मेचर प्रतिक्रिया कहां से हो जाएगी है। तो आर्मेचर भार, आर्मेचर में कोई भार है ही नहीं जब बिना लोड पर चल रही है, तो बिना लोड पर चल रही है। आपूर्ति वोल्ट आवृत्ति, यूनिवर्सल मोटर से आवृत्ति से तो कोई इसका संबंध काहे को कंट्रोल करेंगे,
यूनिवर्सल मोटर में आवृत्ति वैसे कंट्रोल हो जाती है एसी मोटर आवृत्ति से भी, लेकिन उसको क्यों करेंगे, मेन चीज ये हुई ना विंडेज। यूनिवर्सल मोटर चल रही है तो वो बैंडेज और ये आपका घर्षण दोनों से ही काम करेगी, मतलब इसका जो गति है वो सीमित होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोटर सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्ति के लिए उपयोग होती है। इसको थोड़े से आप गहराई से देखो, इसमें ये कह रहा है रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर की बात कर रहा है, शेडेड पोल मोटर भी है, हिस्टैरिसीस मोटर भी है इसके अंदर। तो ये सारी मोटरें आपको दे रखी हैं, इसको देखता हूं मैं एक बार। हाँ, तो इसमें जो दे रखी है वो कौन कौन सी मोटर दे रखी है। एक तो है आपकी रिलक्टेंस मोटर, शेडेड पोल मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर और दो मूल संधारित्र मोटर। तो शेडेड जो पोल मोटर होती है वो आपकी काम में आती है, जैसे छोटे पंखे, खिलौने, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जैसे वादक यंत्र नहीं होते आपके, उनके लिए काम में आती है। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में भी आ जाती है। इसकी दक्षता बहुत कम होती है, 5 से 35% लगभग इतना होती है। और हेयर ड्रायर में भी काम आती है, ये वाली जो आपकी मोटर है हेयर ड्रायर में भी काम आती है। और ये विद्युत घड़ी में इसका उपयोग लेते हैं ज्यादा। आता भी है क्वेश्चन विद्युत घड़ी के लिए। दो मूल्य संधारित्र जो होते हैं, दो मूल्य मतलब दो वाले, वो एक आपने पढ़ी हो तो संधारित्र स्टार्ट, संधारित्र रन मोटर जो होती है ना, वो काम में आती है आपको। जैसे हाई जहाँ लोड होती है, स्टार्टिंग टॉर्क आपको कई गुना अधिक होता है, लगभग 3 गुना अधिक अगर स्टार्टिंग लोड है आपको चाहिए रनिंग टॉर्क का, सॉरी लोड नहीं टॉर्क है, रनिंग टॉर्क का अगर स्टार्टिंग टॉर्क 3 गुना अधिक है तो वहां पर ये काम में आती है। कंप्रेसर, एयर कंडीशनर, जैसे मान लो जहाँ अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो। एक होती है आपकी हिस्टैरिसीस मोटर, ये तो आपने मान ली जैसे आपके हो गए विद्युत घड़ी और खिलौने वगैरह के लिए उपयोग में होती है। अब हिस्टैरिसीस जो मोटर होती है ये होती है शोर रहित तो जो प्रचालन जहां पर हो, जैसे रिकॉर्डिंग करने के लिए, मतलब आप इसको म्यूजिक से संबंधित आप समझ सकते हैं, म्यूजिक से संबंधित काम आती है ये। तो इसमें एक शब्द यहाँ पर आता है टाइमिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझना है इस चीज को, मैं जो समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझना। टाइमिंग के लिए भी, वैसे तो इसको रिकॉर्डिंग ध्वनि वाले उपकरणों में उच्च गुणवत्ता और इसका मतलब उपयोग किया जाता है उच्च गुणवत्ता वाले में जगह पर। लेकिन अब ये भी हो गया, ये दोनों तो है ही नहीं, लेकिन ये कह रहा है टाइमिंग, म्यूजिक और टाइमिंग के लिए ये प्रयोग की जाती है। लेकिन बात करें सिग्नलिंग और टाइमिंग दोनों के लिए अगर बात की जाए, इसका सिग्नलिंग के लिए नहीं है, ध्यान ये रखना है हमको। म्यूजिक वाला तो अलग सिस्टम है, लेकिन टाइमिंग की ये इसमें टकरा रहा है। इसमें भी टाइमिंग है, इसमें भी टाइमिंग है, रिलक्टेंस में भी टाइमिंग है और हिस्टैरिसीस में भी टाइमिंग है, ये दोनों टकरा रहे हैं आपस में। लेकिन ये कह रहा है सिग्नलिंग। तो ये जो रिलक्टेंस मोटर होती है इसमें ये प्रयोग होती है न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं ना आपके रिएक्टरों में, कंट्रोल रॉड ड्राइव मैकेनिज्म में प्रयोग होते हैं। और कंट्रोल जो शब्द आ गया, कंट्रोल की जो बात आ गई, तो वहां टाइमिंग और सिग्नलिंग दोनों चीज जब होंगी तब कंट्रोल हो पाएगा। तो इसके लिए हम रिलक्टेंस, जहां पर ये दोनों आ जाती हैं वहां पर आप इसको ही प्रयोग करोगे, रिलक्टेंस मोटर को प्रयोग करोगे। उसके बाद में आपकी होती है स्टेपर मोटर, और होती है स्टेपर जो मोटर होती है वो होती है आपकी जैसे ऑफिस वर्क के लिए, जैसे कोई प्रिंटर हो गया और आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, चिकित्सक के जो उपकरण होते हैं, फैक्स मशीन, ऑटोमोबाइल, इस तरह से। तो हार्ड डिस्क में ये रिलक्टेंस भी काम में आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव में, और स्टेपर भी काम में आती है। तो वो तो अब ये तो किस्मत की बात हो गई, किसको सही माने किसको नहीं माने, तो थोड़ा बहुत आप ये तो किस्मत पे भी छोड़ना चाहिए का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहीं ऐसा भी हो जाता है। मान लेते हैं डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियां कुल पूर्ण भार हानियों का लगभग कितना होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। आपने शायद पहले नहीं पढ़ा, नई वाली जो बुक आई है ना निम्मी की, उनमें तो सब कुछ दे रखा है।
तो आपकी वजह से हमको पढ़ना पड़ता है, आप तो पढ़ते नहीं। तो यह डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियां कुल पूर्ण भार हानियों के लगभग होती है। तो अब इसको सबके पीछे में लिख देता हूं इसका कि ये जो है आपका आर्मेचर तांबा हानियां, आर्मेचर तांबा हानियां होती है 30 से 40%। ये तो उत्तर इसमें दे ही रखा है। ये तो हो गई आर्मेचर कॉपर हानियां, ठीक है। और एक आपका होता है फील्ड कॉपर हानियां, क्षेत्र कॉपर हानियां होती हैं आपकी 20 से 30%। क्षेत्र कॉपर लॉस ये होता है, लिख लेना इनको अच्छी तरह से, 20 से 30%। और ये आपका होता है आयरन लॉस, और होता है इसमें आयरन, तो आयरन होगा तो आयरन लॉस होगा। आयरन लॉस की बात करें तो ये होता है 20 से 30%। ये होता है हिस्टेरेसिस और एडी करंट, दो तरह से होता है 20 से 30%। फिर हो गया आपका मैकेनिकल यांत्रिक लॉस, यांत्रिक क्षति। यांत्रिक लॉस कितना होता है? हाँ 10 से 20% होता है, 10 से 20% ये हो गया। और एक होता है आपका स्ट्रे लोड लॉस, ये नया पढ़ा होगा आपने, स्ट्रे लोड लॉस। ये होता है 1% के लगभग। ये जो होते हैं मशीन की बनावट के कारण होता है, ये बनावट सही नहीं होती है ना तो उसके कारण होता है। अब ये कहेंगे मास्टर गलत बता रहे तो फंस गया। एक होता है स्ट्रे लॉस, स्ट्रे लॉस होता है, और वो लॉस होता है आपका लोह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति, लोह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। ये स्ट्रे लॉस अलग है और स्ट्रे लोड लॉस अलग है, ठीक है। इसको आप ये 1% होता है, और ये तो स्ट्रे लॉस तो लोह क्षति को जोड़ लो और यांत्रिक क्षति को, यांत्रिक क्षति इतनी, तो 30 से 50% हो गया ना। तो इसमें ध्यान रखना है, अध्ययन करना है अच्छी तरह से, तो ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा होगा भाई? ई ऑप्शन इसमें सही है। इधर आई, ये रहा, ई ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाल लियोनार्ड, देखो आपके लिए चित्र भी इसमें सेट करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वाल लियोनार्ड पद्धति मुख्यतः एक खाली जगह पद्धति है, आर्मेचर बोल्ट पद्धति है। ये कैसे है देख लेते हैं। ये देखो इसमें यहां से इसने ये कोई इंडक्शन मोटर के इधर एक्साइटर लगा दिया है और उधर ये जनित्र चालू कर दिया। तो जनित्र की क्षेत्र है, क्षेत्र कुंडल, तो क्षेत्र कुंडल में अगर हम इस एक्साइटर से सप्लाई आ रही है तो ये इससे भी जुड़ रही है, मेन मोटर के फील्ड को भी सप्लाई दे रही है। फाई एस एच इधर आ रहा है और इधर भी फाई एस एच आ रहा है। तो इसमें क्या है कि इसका काम होता है शून्य से उच्च, शून्य से उच्च, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, यहां देखो आप, शून्य से उच्च, फिर उच्च से शून्य, और क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों दिशा में, इधर भी और इधर भी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ये दोनों दिशा में इसको, ये अकेली ऐसी पद्धति है जो शून्य से उच्च, उच्च से शून्य, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में इसको घुमा देती है। अब ऐसे काम कैसे करते, थोड़ी 1 मिनट में पता चल जाएगा। देखो यहां से इसे, मतलब इसे मान लिया ये इधर से सप्लाई ले लिया, हाँ ये थोड़ा सा, हाँ, ये देखो ये इसने इस तरह से ये सप्लाई दे दी इसको। तो यहां से ऐसे सप्लाई गई इसको, इधर प्लस गई और इधर माइनस गई है, मान लेते हैं। इसमें से ये इधर ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस इधर से ऐसे चला गया और माइनस यहाँ से यहाँ चला गया, और ये आराम से इसमें आर्मेचर में ईएमएफ बन गया, और ये ईएमएफ इसके आर्मेचर को चला गया, मोटर के आर्मेचर। और ये फैराडे के आर्मेचर जब इधर जाएगा तो ये धारा प्रवाह हो जाएगी, धारा प्रवाह होगी तो इसमें ये
गुणन करने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस रियोस्टेट से इसको कम ज्यादा कर देंगे, जो प्लस को कम ज्यादा करेंगे तो 5, तो ई समानुपाती 5, तो 5 कम होगा तो ई सम कम हो जाएगा, तो ये कम ज्यादा कर देंगे तो इसका ईएमएफ कम हो जाएगा, ईएमएफ कम ज्यादा हो जाएगा, ईएमएफ कम ज्यादा हो जाएगा तो धारा कम होगी। उस हिसाब से इसको क्या करेंगे हम, धारा और आई ये जो होता है आर्मेचर कंट्रोल हो जाएगा, आर्मेचर कंट्रोल हो जाएगा, वोल्टता कम जाएगी तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग हो जाएगी, इसकी आर्मेचर की वोल्टता गति में परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको यहां से हटा के इसको यहां से हटा देंगे, इधर लगा देंगे, और ये इसको यहां से हटा देंगे, इधर लगा देंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, प्लस, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस। तो अब इसकी जहां धारा इधर से बह रही थी, अब धारा इधर से बहेगी, इधर से बहेगी तो इसकी धारा की दिशा चेंज हो जाएगी, धारा की दिशा चेंज हो जाएगी, घूर्णन दिशा चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है बार डियोमार पद्धति। तो क्या किसके लिए हो गई, आर्मेचर वोल्टता ही तो सब परिवर्तित हुई और वही कंट्रोल हो रही आर्मेचर वोल्टता, तो इसलिए कहते हैं इसको आर्मेचर वोल्टता पर ये काम करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन भैया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये मेरे 18 पेपर पढ़े हुए हैं और इसमें अगर सही ढंग से इनको पढ़ लें, पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, निम्बीवाई थ्योरी पढ़ लें और इसको पढ़ लें, तो मैं कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम में ITI के हम पास कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं पड़ता है कौन क्या क्या पढ़ लेते हैं बेकार में। निम्बी पढ़ो, टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगी। अब ये कह रहा है क्लास 3 सेरेमिक कैपेसिटर्स के ढांकता हुआ, ढांकना मतलब डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाने वाला सबसे आम यौगिक कौन सा है। तो सबसे आम यौगिक देख लेते हैं कौन सा भैया, क्लास 3 में सेरामिक। तो ये 3 होते हैं, क्लास 1 सेरामिक, क्लास 1 सेरामिक, क्लास 2 सेरामिक और क्लास 3 सेरामिक। तीनों तो ही सेरामिक कैपेसिटर हैं, लेकिन इसमें मुख्यतः कौन सा प्रयोग होता है। तो इसमें जो है क्लास 3 में बेरियम टाइटेनेट प्रयोग होता है इसके अंदर क्लास 3 में। अगर बात कर देते हैं हम, इसकी बात करते हैं, ये कौन सा क्लास 1 की, क्लास 1 में प्रयोग होता है। देखो सेरामिक तो है ही है, लेकिन इसमें ये होता है पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसमें क्लास 1 में पूछ सकता है कभी भी, आपको आज समझो इसको थोड़ा सा। पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें होता है, पैरा डाया तो पढ़ाऊंगे, तो पैरा PARA पैरा इलेक्ट्रिक ये मटेरियल इसके अंदर होता है। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड लिख देता हूं इसमें, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं TiO2। ये इसमें प्रयोग होता है मुख्यतः। आपको क्लास 1 का सेरामिक कैपेसिटर होता है, उसमें जैसे आप ये नींबू पानी बनाया कभी नींबू पानी, तो नींबू पानी में पानी तो वो नींबू का ही है, लेकिन उसमें चीनी भी तो डलती है, शक्कर। तो उसी तरह से ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ना, ये भी उसमें प्रयोग होता था सेरामिक कैपेसिटर में। तो ये है इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये होता है क्लास 1 में, और ये होता है पैरा वाला। अब बात करें दूसरा सेरामिक, क्लास 2 सेरामिक। तो इसमें जो ये होता है फेरो, FERRO फेरो इलेक्ट्रिक हो गया ये। तो इसमें प्रयोग हो जाता है आपका बेरियम टाइटेनेट, ये वाला ही बेरियम टाइटेनेट ही प्रयोग होता है इसमें भी। क्लास 3 में भी होता है और क्लास आपकी जो है क्या नाम है 2 में भी, ये दोनों में यही प्रयोग होता है। और इसको शॉर्ट में कहते हैं अपन, लिख देते हैं बेरियम टाइटेनेट, दोनों में ही, क्लास 2 में और क्लास 1 में। BATI हाँ O3 ये होता है, BATIO3।
ये इसका होता है बेरियम टाइटेनेट का। इस दोनों में ही प्रयोग होता है, लेकिन ये होता है फेरो, इनके इनके अलावा भी कुछ और मेटेरियल भी प्रयोग होते हैं, इनके अलावा भी कुछ और होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये होता है इसमें बेरियम टाइटेनेट। अब उसके आगे देखें तो ये हो गया क्लास 3 वाला। तो क्लास 3 में बात करें तो इसमें भी बेरियम टाइटेनेट तो है ही। तो ये होता है डोपेड फेरोइलेक्ट्रिक, लिख लो इसको, डोपेड फेरोइलेक्ट्रिक। डोपेड फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है इसमें। ये होता है फेरोइलेक्ट्रिक, ये होता है पैरा इलेक्ट्रिक, और ये होता है डोपेड फेरोइलेक्ट्रिक। लेकिन इसमें बेरियम टाइटेनेट और इसमें भी बेरियम टाइटेनेट, ये आपको ध्यान रखना होता है। सेमीकंडक्टिव होता है ये, सेमीकंडक्टिव। तो अब दो चीजें रह गई, एक तो ये भी हो गया आपका, और अब ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब हो गया मैग्नीशियम टाइटेनेट और कैल्शियम टाइटेनेट। ये दो चीज के बारे में और देख लो। तो जो ये मैग्नीशियम टाइटेनेट जो होता है ना, ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए उपयोग होता है। धनात्मक ताप गुणांक वाला जो कैपेसिटर है उसके लिए प्रयोग होता है। और ये कैल्शियम टाइटेनेट जो उपयोग होता है, ये होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए। ज्यादातर ये क्लास 1 और 2 तो आपके निम्न में दे रखे हैं, इनको देख लेना अच्छी तरह से। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पेपर हल कराने के लिए। शंट मोटर, डीसी शंट मोटर खाली जगह वी कहलाती है। डीसी शंट मोटर क्या कहलाती है? डीसी शंट मोटर में क्या होता है? फ्लक्स FSH नियत होता है, तो गति नियत होती है उसकी, घूर्णन गति होती है। तो नियतांक फ्लक्स मोटर, जो आपकी ये डीसी शंट मोटर होती है वो होती है नियतांक फ्लक्स मोटर। इसमें जो आपका फ्लक्स होता है वो नियत होता है। नियतांक वोल्ट था, एक जनित्र हो गया, डीसी शंट जनित्र। नियतांक धारा, नियतांक धारा नहीं, परिवर्तनीय वोल्टता नहीं होती। नियतांक शक्ति गुणक का तो इसमें कोई काम है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन एक बार देखो, आप पढ़ो, एक बार पढ़ के देखो क्या चल रहा है 46वें क्वेश्चन में। ये कह रहा है 46वें क्वेश्चन की देखते हैं, यदि ईडीसी मोटर का बैक ईएमएफ है, चलो भाई ई मान लेते हैं, ईबी, ये हो गया ईबी, बैक ईएमएफ है, और बी टर्मिनल वोल्टता है, बी टर्मिनल वोल्टता होती है, ये देखो बी टर्मिनल वोल्टता हो गई। तो अधिकतम शक्ति की स्थिति क्या है? एक होती है अधिकतम दक्षता और एक होती है अधिकतम शक्ति। हमको दक्षता भी अधिक चाहिए, शक्ति भी अधिक चाहिए, सब पॉसिबल है नहीं। तो अब देखिए दो स्थिति है, अधिकतम दक्षता और अधिकतम शक्ति। तो ये सूत्र जो होता है ना, मुख्य सूत्र, उसके पास चलते हैं, मुख्य सूत्र के पास चलते हैं। ये होता है आपका ईबी बराबर B/2 बराबर IA/RA, ये सूत्र होता है इसमें, इसको ध्यान रखना। अब इससे सब कुछ मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि भैया कौन सी, ये जो अधिकतम शक्ति का सूत्र है, ये अधिकतम शक्ति का सूत्र ये होता है, ये वाला ईबी बराबर B/2 बराबर IA/RA। तो अब इसमें क्या है, ई बराबर ई, इसने ये माना है, ईबी को ई मान लिया, तो ये हो गया इसमें, इसका सी ऑप्शन सही हो गया ना, ये हो गया। यार यहाँ पर B/2 कर देंगे तो इसमें ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर उच्चतम आपकी शक्ति है, अधिकतम दक्षता पे आ गई, अधिकतम शक्ति, हाँ सॉरी, अधिकतम शक्ति के लिए तो ये आ गई आपकी, लेकिन दक्षता इसमें 50% हो जाएगी। हाँ ये आपको ध्यान रखनी है, दक्षता इसमें अधिकतम नहीं होगी, अधिकतम दक्षता नहीं होगी इसमें। इस कंडीशन में दक्षता आपकी 50% ही रह जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंडीशन में? ईबी
बराबर b/2 में दक्षता आपकी 50% ही रह जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। उच्चतम शक्ति, भाई देखो अगर आप अधिकतम शक्ति प्राप्त करोगे तो दक्षता तो कम होगी ना, तो वही लॉसेस अधिक हो जाएंगे, तो दक्षता आपको 50% रह जाएगी कब, उच्चतम शक्ति प्राप्त करने की स्थिति में। ठीक है, तो इसमें ये अगर इसको यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये इसको जैसे यहाँ पर ले आए, ये हो जाएगी आपकी EB/1 बराबर B/2। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, हो जाएगा, इसको इधर से ऐसे कर लीजिए, बजे गुना कर लीजिए इसका, तो EB बराबर B। तो अगर इसको यहाँ से 2 को इधर ले जाएंगे, अगर इसको करते हैं तो इसमें एक बार देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या था ये, अच्छा हाँ, इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको इधर ले लेते हूँ मैं, नीचे जाएगा, हाँ इसमें यहाँ ले लेता हूँ नीचे। तो अगर B/, इसके भाग दे देते हैं, इसमें B/EB बराबर 2 हो जाएगा, तो भी हमारी अधिकतम दक्षता इस तरह से भी आ सकता है। और अगर वो कहे इनको पलट दें, उल्टा कर दें, तो EB/, ये भी आया था, ये शायद उसमें आया था, इंस्ट्रक्टर के पेपर में आया था, EB/B बराबर 0.5 हो जाए। इसमें अगर 2 का इसमें एक भाग देंगे 0.5 हो जाएगा, EB उल्टा पलट देंगे, तो ये इंस्ट्रक्टर के पेपर में आया था। इस तरह से अगर हो जाए तो भी ये अधिकतम दक्षता, अगर EB/B बराबर 0.5 हो जाए तो भी, अगर B/EB 2/2 बराबर 2 आ जाए तो भी अधिकतम दक्षता, और ये आपका E बराबर B/2 तो भी अधिकतम। मतलब ये सूत्र को ध्यान रखो, कहाँ गया, ये रहा, इस सूत्र को आप ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे और उसमें दक्षता आपकी 50% रह जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है, यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 1350 RPM है, यदि एक मोटर की लोड रहित चाल 1350 है, तो पूर्ण लोड पर चाल, पूर्ण लोड पर उसकी क्या करनी है, पूर्ण लोड पर चाल 1150 की वोल्ट था। देखो क्या है, वोल्ट का थोड़ी है, गति होगी, वोल्ट का नहीं है, इसमें गति नियमन होगा। जैसे सूत्र लगा दो आप, सूत्र लगा देंगे NR गति रेगुलेशन बराबर NNL माइनस NFL बटे NFL इंटू 100। ये हो जाएगा आपका 1350 माइनस 1150 बटे 1150 इंटू 100, तो 200 बटे 1150 इंटू 100 बराबर, कैलकुलेशन कर लो, ये आ जाएगा 17.39%। 17.39 है क्या, ये हो जाएगा, वोल्ट तो नहीं है इसके अंदर यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, किधर गया क्वेश्चन अगला। 48 नंबर, डीसी सीरीज मोटर में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलो इसको करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डीसी सीरीज मोटर में स्पीड आर्मेचर करंट विशेषताएं हर जगह होती हैं। आयताकार परवलयी, क्या कह रहा है, आयताकार परवलयी, तो मतलब रेक्टेंगुलर परवलयी, अति परवलयी, हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका देखते हैं परबोलिक, ये इस तरह से होती है भाई, देखो इस सीरीज मोटर में स्पीड, ये देखो इसमें इस तरह से होती है, ये आपका हो गया, यहां से इसको ले जाओ, ये रहा, इस तरह से रेक्टेंगुलर
हाइपरबोलिक, ये इस तरह से होता है, ये होता है आई ए और एल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपकी हो गई गति व टॉर्क, ये सॉरी आर्मेचर धारा, और ये क्या है, यहाँ एन थोड़ी आ गया तो एल थोड़ी दिया, ये आ जाएगा एन, मिस्टेक हो जाती है इसमें, तो एन है ये आर्मेचर धारा होती है। जैसे जैसे आर्मेचर धारा बढ़ेगी वैसे वैसे गति कम होगी, इस तरह से। यहाँ तो ये होता है आयताकार अतिपरवलयी प्रकार का। रेखीय प्रकार का कौन सा होता है, लाइनर। लाइनर की बात करें तो लाइनर इस तरह से होता है आपका, ये तो अगर ऐसी सीरीज मोटर है, ये आपको सब चीजें बतानी पड़ेगी। ऐसी सीरीज मोटर के लिए होती है ये, और गति व टॉर्क जो होता है उसका भी ऐसा ही बनता है, जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे भी गति बढ़ेगी, क्योंकि आई समानुपाती टी होता है ना, आई समानुपाती आई ए स्क्वायर समानुपाती टी ये होता है, तो इस हिसाब से उसके लिए भी ये बनेगी। तो ये रेखीय प्रकार का हो जाएगा यहाँ से, इस तरह से ये रेखीय, ये तो उसके लिए होता है। यहाँ पर आता है तो ई आर जो आपने देखा हो, तो ये लाइनर ऐसा होता है, जैसे जैसे किसमें होता है, ये जनित्र में होता है, जैसे जैसे हमारा ये क्षेत्र धारा बढ़ेगी, आई एस एच बढ़ेगी, वैसे वैसे ई बढ़ जाएगा, है ना। तो ये रेखीय होगा, रेखीय रूप में। फिर कह रहा है परवलयी, परवलयी कौन सा है वही, परवलयी इस तरह का होता है, इसमें देखते हैं। चलो परवलयिक, परवलयिक इस तरह से होता है आपका ये वाला। तो ये परवलयिक जो होता है वो इस तरह से होता है आपका, एक बार मैं ग्राफ बना के बता देता हूँ। परवलयिक ये इस तरह से होता है, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और ये या तो ये यूं हो जाएगा ऐसे, और ये नहीं तो इस तरह से भी होता है आपका परवलयिक। ये ऐसे ग्राफ अगर आपने देखा हो तो इस तरह से ना, इस तरह से होते हैं, परवलयी प्रकार का है। तो ये आयताकार अतिपरवलयी हो गया, ये इस सीरीज मोटर में होता है। और ये आपका इस तरह से ये भी, और उसमें एसी सीरीज मोटर में भी होता है टॉर्क, और उसका होता है क्या कहते हैं, टॉर्क और लोड धारा का इस तरह से होता है। उसके बाद में आ गया तीसरा नंबर आ गया संतृप्ति तक तो परवलयी, मतलब ये कह रहा है यहां से वैसे कहते हैं संतृप्ति तक तो परवलयी हो गया, और उसके बाद में फिर क्या हो गया, फिर रेखीय हो गया, फिर रेखीय हो गया, इस तरह से यूं करके, और फिर रेखीय हो गया ऐसे। तो इसको कह रहा है संतृप्ति तक तो परवलयी, उसके बाद में पश्चात रेखीय। ये होता है आपका डी सीरीज मोटर में, तो टॉर्क और आई एल का बीच बनता है टी और आई एल, इसका हो गया ये। और जैसे कोर यहाँ पर संतृप्त हो जाती है, आर्मेचर जो धारा है वो लोड धारा के वर्ग के समानुपाती रहती है यहाँ तक, तो आर्मेचर टॉर्क लोड धारा के आर्मेचर धारा के वर्ग के समान होता है। तो जैसे संतृप्ति होती है तो वो सीधा समानुपाती होता है, फिर वर्ग के नहीं रहता। टी समानुपाती आई एक स्क्वायर कह लो, या टी समानुपाती आप आई एल स्क्वायर कह लो, या टी समानुपाती आई एस स्क्वायर, तीन धारा श्रेणी में होती है ना, तो बराबर तो होती है, इसलिए शुरुआत में तो इस तरह से हो जाता है और बाद में सीधा चला जाता है, क्योंकि ये फिर संतृप्त हो जाती है ना। तो ये कह रहा है संतृप्ति तक तो परवलयी, इस तरह से ये बताया था मैंने, ये वाला। और उसके बाद पछता है रेखीय हो गया। फिर संतृप्ति तक तो रेखीय, मतलब ये हो जाता है इस तरह से, संतृप्ति तक तो रेखीय। इधर बनाओ, यहाँ बना है चल, ऐसे ही बन जाए भैया। ये यहाँ पर इस तरह से संतृप्ति तक तो रेखीय हो गया, और उसके बाद में ये ऐसे परवलयी हो गया। तो आपने देखा होगा वो जनित्र आपका होता है, तो जनित्र होता है वो जो फाई एस एच होता है, फाई एस एच या आई एस एच कर लो, आई एस एच के और ई समानुपाती होता है। जैसे कोर संतृप्त होती है तो वो ऐसे हो जाता है, इससे आगे में नहीं बढ़ूंगा।
तो ये 5 इस तरह के ग्राफ होते हैं, बहुत काम में आएंगे, आपको याद कर लेना। तो पहला तो हो गया ये आर्मेचर धारा और घूर्णन गति के बीच का जो होता है डीसी सीरीज मोटर में। दूसरा आपका ये होता है आपके शंट मोटर में कह लो या किसी भी जो शंट जनित्र में ईएमएफ उत्पन्न होता है उसमें। और तीसरा परवलय ये हो जाएगा आपका टॉर्क और आर्मेचर धारा के उसमें। फिर ये हो जाएगा टॉर्क और आर्मेचर धारा ही हो जाएगा, ये आर्मेचर आईएल कह लो टॉर्क, लेकिन ये यहाँ संतृप्त तो ऐसे, और फिर उसके बाद में फिर ये भी इससे संबंधित रेखीय वाले से यहाँ तक तो रेखीय, और उसके बाद में ये इधर ऐसे हो जाएगा परवलय प्रकार का। तो ये इसमें 5 आपके ग्राफ बनेंगे। अब इनको समझा भी देता, लेकिन कैसे समझाऊं मैं, अभी टाइम का थोड़ा सा अभाव है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें। डीसी सीरीज मोटर जो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंपों में उपयोग होती है, उपयोग हेतु कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों में उपयोग अनुप्रयोग हेतु उपयोग की जाती है? तो कौन सी की जाती है भाई, बता फटाफट। इसके अंदर तो है सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड, और ये शंट मोटर और क्यूमुलेटिव कंपाउंड। सीरीज मोटर तो भारी काम के लिए, डिफरेंशियल का उपयोग होता नहीं है, और क्यूमुलेटिव कंपाउंड आपकी होती है इसमें एलिवेटर वगैरह के लिए उपयोग होती है। हैवी लोड जो होती है प्रेस करतर नहीं, तो यही हो गई कि कौन सी शंट मोटर कर दो, इसमें सोचना क्या है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण पद्धति अथवा रियोस्टेट नियंत्रण, या तो आर्मेचर नियंत्रण कर लो या रियोस्टेट नियंत्रण पद्धति परिवर्तनीय प्रतिरोध खाली जगह होता है। तो इसमें आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं, इस तरह से एक चित्र बना देता हूं मैं हल्का सा इसमें, और ये यहाँ पर ये आपका इस तरह से चित्र होता है, ये परिवर्तनीय बोल रहे हैं। तो इस परिवर्तनीय प्रतिरोध खाली जगह होता है, आर्मेचर की श्रेणी में ही होगा, ये होगा ना, आर्मेचर की श्रेणी हो गया, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, तभी तो इसका नियंत्रण करेगा वो। आर्मेचर पर संयोजित आर्मेचर की यहाँ थोड़ी होगा, पर का मतलब ये होगा क्षेत्र में कोई मतलब नहीं है, वो क्षेत्र नियंत्रण होगा आर्मेचर और फील्ड दोनों के साथ, तो फिर वोल्टता नियंत्रण हो जाएगा। तो और आर्मेचर और फील्ड दोनों के साथ समांतर में नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं। तो ये अभी 50 क्वेश्चन हमने हल किए हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना किस तरह से, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग। अभी पेपर आने वाला है, तो सर विज्ञप्ति आने वाली, पेपर तो आएगा ही, 3-4 महीने बाद हो जाएगा पेपर। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो जल्दी, जिससे क्या है कि थोड़ा आपको जब भी कोई नई वीडियो में डालूंगा वो तुरंत उसका पता चल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करो, तो कमेंट करके जरूर बताना आप किस तरह की वीडियो ये लगी मेरी।